हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है पावर इकोनॉमिक्स वाले एस्पेक्ट्स का। ठीक है, तो पावर सिस्टम में एक यूनिट होती है जिसमें हमने बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशंस देखे, जिसमें 3 मेजर जनरेटिंग प्लांट थे हमारे। कौन कौन से? हमारे थर्मल पावर स्टेशन, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल लोड को मीट करने के लिए, टोटल डिमांड को मीट करने के लिए। उसके बाद हमारा हाइडल, उसके बाद हमारा न्यूक्लियर। 3 हमने बड़े मेजर पावर प्लांट पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करी, टैरिफ के ऊपर चर्चा करी। तो जितने भी कॉस्ट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैंने बोला था कि लास्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट अभी रिसेंट वाले जो पेपर्स आ रहे हैं ना, उसमें विंड पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। तो वहां पर क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत बेसिक सा होता है, बट कई बार इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते। बाकी जितनी भी अदर पावर प्लांट है उनको आप छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस बेसिस पे भी आप टिक कर सकते हैं। बट विंड में क्या होते हैं, थोड़े सा टेक्निकल चीजें ऐसी होती है जो कई बार हमें वहां पे टिक करने में परेशानी आएगी। इस वजह से इस लास्ट लेक्चर में विंड पावर प्लांट के बारे में आपको बहुत ही तरीके से आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने विंड पावर प्लांट आपके आसपास देखे होंगे, बड़ी बड़ी ऐसे हेलीकॉप्टर जैसी पंखड़ियां होती है, उससे भी बड़ी बड़ी पंखड़ियां होती है और हवा आती है, उसको घुमाते हैं। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, एक लकड़ी होती थी, वो कोई भी सूखे पेड़ का एक पत्ता होता था, उसको हम आगे लगा देते थे और तेजी से ऐसे दौड़ते थे ना, तो पत्ता क्या करता था, अपने आप घूमता था, है ना। ऐसे कई सारे हमने इस तरीके से भी राउंड अप करके और इस तरीके से ऊपर उछाले। तो हवा जो आसपास, आपके आसपास सराउंडिंग में जो एयर है उसको यूटिलाइज करते हैं हम, उससे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो असल में जो विंड है ना, हवा को हम आगे चल के क्या बोलते हैं, विंड है। उस विंड से हम क्या करेंगे, उस विंड की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो नॉर्मल सा एक सिनेरियो अगर मैं बताऊं, चलो इस पे बाद में आता हूं। तो नॉर्मल सा एक होता है कि देखिए टरबाइन ब्लेड्स है ना, टरबाइन होता है, ये जो गोल गोल घूमता है बड़ा सा, इसको बोलते हैं टरबाइन, है ना। ये सब ब्लेड्स है। अभी मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, आगे अभी बताऊंगा आपको। अभी सिंपल सा आप देखिए, हवा चली यहां से, वो बड़ी सी ब्लेड्स घूमती रहती है और घूमने के बाद उस बड़ी जो घूम रहा है उससे यहां पे हमने गियरबॉक्स है। गियरबॉक्स का काम क्या होता है बताता हूं थोड़ी देर बाद। उससे क्या होगा, ये जो विंड एनर्जी है, विंड पावर है, उससे मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। क्योंकि टरबाइन क्या करता है भाई, आपकी विंड पावर को टरबाइन ने क्या किया, गियरबॉक्स के थ्रू मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये मैकेनिकल पावर आपके क्या होंगे, यहां पे जो जनरेटर है वो मैकेनिकल पावर लेगा और जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा और देन आपको यहां पे ग्रिड के थ्रू आपका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का रहता है, बहुत ही कम जगह में हो जाता है। बट हाँ, बहुत छोटे एक पर्टिकुलर ब्लेड या पर्टिकुलर टावर के लिए तो जगह कम लगती है, बट ओवरऑल प्लांट के लिए छोटी जगह बहुत सारी यूज करनी पड़ती है। तो आपने अपने लाइफ में विंड मिल को, या विंड मिल बोलते हैं असल में इसको, तो विंड पावर स्टेशन बहुत सारे देखे होंगे, चाहे पास में नहीं गए हो तो दूर से ही देखा होगा। बट आज से आपको मैं थोड़ा सा टूर करा देता हूं, एक हवाई टूर करवा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा, अब जब भी आप विंड पावर के पास जाएंगे या विंड पावर स्टेशन पे जाएंगे तो आप बहुत बारीकी से अलग अलग चीजों को देखेंगे। अच्छा, ये चीज ये होती है। ठीक है, आपने बहुत बार ट्रकों में ये जो ब्लेड्स है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी 3-3, 4-4 मंजिला के बराबर की ब्लेड होती है ये, और इसको ट्रक के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे टावर होता है, देखिए टावर है ना, ये फाउंडेशन पहले किया जाता है, टावर किया जाता है, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ पे एक, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यहाँ पर भी लगाया जाता है, और ये होलो होता है, ये जो है ना, ये जो टावर होता है ये होलो होता है, ताकि हम जो केबल्स वगैरह अलग से नहीं दिखे, इसी के अंदर चले जाए। और यहां पर ऊपर जाके अगर हमें मेंटेनेंस करना पड़े तो अंदर से सीढ़ियां भी लगी हुई है, तो उन सीढ़ियों की हेल्प से हम वहां पे कोई भी जो वर्कर काम कर रहा है वो मेंटेनेंस करने अगर जाएगा या फिट करने जाएगा, कुछ भी दिक्कत हुई रिपेयरिंग की, तो वो इस सीढ़ी के थ्रू जाते जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका रोटर है, ये आपकी ब्लेड्स है, और ये आपका जो सेंटर में लगा है ये एक तरीके का रोटर है। यहाँ पे हब भी होता है। मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल वर्जन में बता दूंगा आपको। देखिए क्या होता, शुरुआत में जब ब्लेड्स घूमेगी तो उनकी स्पीड बहुत कम रहेगी। उनकी स्पीड क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी।
बट आप यह देखो कि एक बड़ा सा चक्का भले ही कम स्पीड से चल रहा है, अगर उसमें गियर बॉक्स डाल दें और उस लो स्पीड को हम हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। गियर वाली साइकिल क्या करती है भाई, बड़ा सा चक्का आपका है, उसके बाद गियर उतारते 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 फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो आपकी स्पीड बढ़ा देती है। गियर बॉक्स क्या करेगा? स्पीड को बढ़ा देगा, लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देता है गियर बॉक्स, है ना। गियर क्या करता है भाई, हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो गियर लगाने का मतलब क्या है? स्पीड अप करना है। थोड़ी देर के लिए समझो कि एक, जैसे अभी एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अर्थ घूम रही है ना। अब अर्थ का जो साइज है बहुत बड़ा डायमीटर है। अर्थ को एक तरीके से ब्लेड समझिए, है ना। आपकी जो अर्थ है वो बड़ा लार्ज डायमीटर है, तो आपको महसूस नहीं हो रहा, आप अर्थ के ऊपर बैठे हो बट उसका जो रोटेशन है वो महसूस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में उसका रोटेशन अगर देखोगे तो बहुत तेजी से चल रहा है। वो एक्चुअल में वो कई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, बट महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डायमीटर बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी जो ब्लेड्स है, ये साइज इतना है कि वो जब एक घूम रहा है ना, एक चक्कर घूम रहा है, बड़ा डायमीटर का जब चक्कर लग रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम स्पीड है। बट यहीं पर कोई एक ऐसी चीज लगा दे जो छोटा है साइज में, मतलब ये एक चक्कर लगाएगा थोड़ी देर के लिए, ये अगर 1 रोटेशन करेगा तो इतनी देर में ये जो छोटे डायमीटर का जो शाफ्ट है ये कई रोटेशन कर देगा। तो मान लीजिए ये एक रोटेशन कर रहा है तो उतनी देर में ये इसके 10 रोटेशन हो गए हैं, इसके 10 रोटेशन हो गए हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि एक बड़ी ब्लेड के रोटेशन को जो लो स्पीड शाफ्ट है उससे हम हाई स्पीड में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है। बाकी ये हाई स्पीड होता है, ये लो स्पीड होता है, ये गियर बॉक्स होता है, ये होता है नसेल, ये है ना, ये जिसमें नसेल में सारे के सारे जो कंपोनेंट रहते हैं इसको बोलते हैं नसेल। यहाँ पे जनरेटर रहता है। तो एक एक चीज को मैं आपको बताता हूँ, बाकी का हिस्सा तो आपको नॉर्मली पता ही होता है। चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं सारे के सारे। तो ये आपका पूरा, अच्छा टाइप्स बता देता हूं कि 2 तरीके के विंड टरबाइंस होते हैं हमारे, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। ये आपने ज्यादातर देखा होगा, बट इसमें बहुत R&D करना पड़ता है कि भाई हवा किस दिशा से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में। ऐसा थोड़ी उठा के हमने कर दिया, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें सर्च करना पड़ती है कि अच्छा यहाँ विंड, सारी चीज का बहुत अच्छे से एनालिसिस होके ही हमें लगाना पड़ता है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो आपका विंड टरबाइन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, रोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, जनरेटर और यो एंड कंट्रोल सिस्टम। यो एंड कंट्रोल सिस्टम का मतलब अभी समझाता हूं क्या है कंट्रोलिंग इसके अंदर। चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी आएगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जनरेटर है ये इंडक्शन जनरेटर यूज होता है, इंडक्शन असिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, इंडक्शन जनरेटर जिसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस कौन सा होता है हमारा, जो वो अल्टरनेटर है ना, असिंक्रोनस वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है। कन्वेंशनल जनरेटर भी बोलते हैं इसको हम, इंडक्शन जनरेटर या असिंक्रोनस जनरेटर भी बोलेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो यहां पर नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड शाफ्ट। तो मैंने बता दिया कि भाई लो स्पीड आएगा गियर बॉक्स की हेल्प से, यहां पे हाई स्पीड शाफ्ट क्या करेगा, आपके लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देगा। द मैकेनिकल पावर जनरेटेड बाय द रोटर ब्लेड इज ट्रांसमिटेड टू द जनरेटर टू हाई स्पीड, ठीक है। चलिए बाकी उसमें लो स्पीड, रोटर टर्न्स द लो स्पीड शाफ्ट एट अबाउट 30 से 60 आरपीएम, 30 से लगा के 60 आरपीएम को ये कन्वर्ट करेगा हाई स्पीड में, ठीक है। तो ये आपके लो शाफ्ट है। देखिए क्वेश्चन के साथ आया, एक बार एसएससी में 2023 में क्वेश्चन आया कि जो लो शाफ्ट है ये कहां पे लगा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, लो शाफ्ट इधर की साइड में लगाओ जहां पे गियर बॉक्स और ये सारा चीज है। हाई शाफ्ट कहां लगाओ, जनरेटर साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लेसिंग कहां है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रोटर में क्या क्या होता है। रोटर में आपका ये रोटर 3 ब्लेड्स होगी, पिच होगा और ये हब, ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको हब बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रेक्स। अच्छा ब्रेक क्यों जरूरी है? देखो कई बार हमने सोचा जिस रफ्तार से हम यहाँ पे सारा का सारा जनरेशन कर दे, अगर रफ्तार बहुत एक्सट्रीमिटीज हवा चल गई, बिल्कुल तूफान आ गया, उस केस में हमारा क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है पावर प्लांट का। तो हमें जो आपकी जो ब्लेड्स घूम रही है उसकी जितनी डिजायर हमें चाहिए, जितनी हमारी डिमांड, उस स्पीड को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। उससे ज्यादा अगर चल गई, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, आंधी तूफान चल गया, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे इसकी स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है। दे आर यूज फॉर होल्डिंग द टर्बाइन फॉर मेंटेनेंस और रिपेयर। अच्छा कभी कभी मेंटेनेंस वगैरह रिपेयर करना हो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगा के इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एक्सट्रीम विंड स्पीड कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
टावर, टावर का बनाना मेड अप ऑफ टेबुलर स्टील, कॉन्क्रीट और स्टील लेटाइज सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्बाइन, उसके लिए यूज करते हैं। अभी आपके मन में हो सर ये क्या चीज है, अभी बताता हूं। नेक्स्ट है आपका नसेल, है ना, नसेल, नसेल है ना, इसको ऐसे पढ़ना नसेल, मैंने भी गूगल पे देखा कि इससे प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, है ना, नसेल। तो नसेल में क्या होता है, सारे के सारे जो कंपोनेंट है आपके कौन कौन से हमारे भाई, गियर बॉक्स, लो एंड हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, कंट्रोलर्स एंड ब्रेक्स, ये सारे के सारे नसेल के अंदर ही रहेंगे। ये पूरे कंपोनेंट से मिलके क्या बनता है, एक नसेल, एक टर्मिनोलॉजी दे दी है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है नॉर्मली, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एनेमोमीटर है या जो विंड वेन है, ये क्या करते हैं, आपके जो विंड चल रही है उसको सेंस करेंगे, उसका डायरेक्शन और स्पीड, कि किस डायरेक्शन में विंड चल रही है और किस स्पीड से विंड चल रही है, इन दोनों का क्या करेंगे, ये एक तरह के डिवाइस है। एनेमोमीटर क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो स्पीड और डायरेक्शन विंड का पता लगाएंगे, और ये आपका क्या रहेगा, फ्लैग, एक तरह का इंडिकेटर है, एक तरह का इंडिकेटर है। और ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, यो मोटर से कनेक्ट होते हैं, योइंग, है ना, किसी भी घूमती हुई चीज को, मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट या बोल सकते हैं ऑसिलेट करना, या ट्विस्टिंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं उसको यो बोलेंगे, है ना। हम हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी है, तो यहां पे जो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है, योइंग, मतलब अगर घूम रहा है तो योइंग बोल देंगे, है ना। तो ये क्या करेगा योइंग, तो उस हिसाब से क्या करेगा, जो यहां के डेटा रहेंगे, ये जो डेटा देंगे कि भाई किस डायरेक्शन में, सपोज करो हवा ऐसे चल रही है, थोड़ी देर बाद हवा ऐसे चलने लग गई, तो ये इंफॉर्मेशन इसको देंगे यो मोटर को, तो ये अपने हिसाब से विंड जो ब्लेड से आपका, जो ब्लेड से या टर्बाइन है उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, उसका डायरेक्शन हल्का फुल्का, ऐसा नहीं करेंगे 180 डिग्री की इधर कर दिया, नहीं, ये तो हमने देखा ना कि भाई इधर वाली डायरेक्शन को, तो ये इस तरीके से हल्का फुल्का कुछ डिग्री तक इसको क्या करेंगे, रोटेट करा के हवा जिस डायरेक्शन में चल रही उस डायरेक्शन में कर देंगे, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आगे चल के आएंगे अलग अलग, देखो ब्लेड्स, द ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ एयरफॉइल्स डिजाइन विच डिपेंड्स ऑन द एरोडायनामिक्स लिफ्ट टू द मूव द ब्लेड्स एंड कॉस रोटेशन, ताकि जल्दी जल्दी रोटेट हो। गियर बॉक्स कनेक्ट टू द लो स्पीड शाफ्ट टू द हाई स्पीड शाफ्ट, इंक्रीज द रोटेशन स्पीड फ्रॉम 30 से 60 आरपीएम टू अबाउट 1000 से 1800 आरपीएम तक ले जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विंड वेन्स, देखो ये मेजर विंड डायरेक्शन एंड कम्युनिकेट द यो ड्राइव टू ओरिएंट द टर्बाइन प्रॉपर्ली विद रिस्पेक्ट टू द विंड, अभी जो मैंने समझाया। अच्छा, एनेमोमीटर मैंने कर दिया, मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ये पूछा जा सकता है कि एनेमोमीटर किस काम में आता है, तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। हाईली चांस है कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछे आपसे, एसएससी जेईई में पूछे, बहुत हाईली चांस है कि ये, क्योंकि डिवाइस कई बार पूछा जाता है। मेजरिंग डिवाइस बहुत फेवरेट टॉपिक होता है जेईई एग्जाम्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए मैंने। एनर्जी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई हवा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे, है ना, अगर हवा चल रही है तो थ्रू आउट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री एंड क्लीन, वास्ट विंड एनर्जी इज अवेलेबल, बहुत बढ़िया। विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अप टू 90% ऑफ विंड फार्म कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। देखिए समझाता हूं, क्या होता है कि किसी खेत में, किसी किसान के खेत में विंड पावर प्लांट लगा है और पता चला है कि उसका 5 एकड़ का जमीन है और उसमें कम से कम 5-7 टावर आ रहे हैं, तो इतनी इतनी जगह लेगा, है ना, थोड़ी थोड़ी जगह लेगा। तो बची हुई जगह में भाई विंड पावर स्टेशन वाले तो बोलेंगे कि ठीक है आप पूरा लैंड हमें दे दो यूज करने के लिए, वो उसका पैसा दे देंगे, बट क्या होगा, जो बची हुई जगह है वहां पे आप अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं, पैसे ले चुके हैं आप उससे पूरा, बट जो बची हुई आप देखेंगे कि भाई टावर लगे उसके बाद में भी जगह बहुत सारी बची हुई है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्लांट सेटअप हो गया तो बची हुई जगह में आप खेती बाड़ी या फिर फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, द विंड इज इनकंसिस्टेंट, भाई कभी चल रही कभी नहीं चल रही है। विंड टर्बाइन इन्वॉल्व हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई टर्बाइन जो है बड़ी बड़ी ब्लेड्स और इनके डिजाइन और ये हाई कैपिटल कॉस्ट है। मे रिड्यूस द लोकल बर्ड पॉपुलेशन, भाई पंखड़ियां चलेगी बहुत बड़े एरिया में तो कुछ एरिया से बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। इंस्टॉलेशन टेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड, ठीक है, बड़ा पोर्शन लेंगे। विंड टर्बाइन आर ओनली सूटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, अब हर जगह विंड नहीं लगा सकते या विंड मिल नहीं लगा सकते, ये पर्टिकुलर रीजन पे जोग्राफिकल तरीके से हमें आरएनडी करना पड़ेगा, किस लोकेशन पे ये हवा बेहतर तरीके से चल रही, कंसिस्टेंसी ज्यादा से ज्यादा जहां होगी वहीं पे लगा सकते हैं, हर जगह पे ये प्लांट सेटअप नहीं कर सकते। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो वैसे तो डायरेक्टली बहुत कम पूछी जाएगी, बट पता होनी चाहिए, कभी फॉर्मूला आ गया डायरेक्टली तो यहां पर एक आता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब हाफ mv स्क्वायर में जो m होता है वो होता है मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर में रो a एंड v, इनका मतलब क्या है, देखिए
यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर है, और a आपका क्या है, ट्रेवर्सिंग एरिया। अब इस एरिया में क्या क्या होता है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब कि डायमीटर ऑफ टरबाइन ब्लेड्स का जो डायमीटर है वो लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अवेलेबल पावर ऑफ विंड का फॉर्मूला ये बनता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो इसको ए से रिप्लेस करके भी आप लिख सकते हैं वॉट में। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, मास को कैसे लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो कभी डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल बहुत रेयर चांस से बने, बट आएगा भी तो इसी के ऊपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एट दिस नोट आपका पूरा का पूरा विंड जो पावर स्टेशन है वो फिनिश हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसमें छोटे छोटे पोर्शंस आपको बताने थे, डिवाइसेस के नाम बताने थे। अच्छा, अब क्या होता है कि एक टॉपिक और होता है, वैसे तो आपको जेईई में ये टॉपिक नहीं आता है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच ये गेट वालों को अलग से पहले क्या होता था, गेट में रिमूव कर दिया था ये गेट के सिलेबस से, बट वापस 2021 में इस टॉपिक को ऐड करा है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। एक बड़ा एक पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती है। तो जेईई के सिलेबस में कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन बोले या इकोनॉमिक्स बोले तो वहां पर ये ऐड नहीं है, बट मैं आपको इसका छोटा इंट्रोडक्शन बता देता हूं ताकि आपको कहीं ब्लैंक नहीं हो कि भाई इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का डेफिनेशन ही पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चांस है कि कभी डेफिनेशन टाइप पूछ ले, तो आपको बता देता हूं होता क्या है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच और इसका डेफिनेशन और इसका यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो सपोज करें एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, थोड़ी देर के लिए दो सीटी है, सीटी नंबर 1, सीटी नंबर 2, दो सीटी है। ठीक है, और दो जनरेटिंग, बहुत सारे जनरेटिंग प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारे जनरेटिंग प्लांट है, G1 G2 है ना, G1 G2 G3, बहुत सारे प्लांट है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर इसकी जो दूरी है ये है आपकी 100 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो दूरी है ये है आपकी 80 किलोमीटर, इसकी जो दूरी है वो है आपकी 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। और इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो कैपेसिटी वो भी अलग अलग है, पावर प्लांट की कैपेसिटी अलग अलग है। तो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है इसकी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट, इसकी 300 मेगावाट और इसकी 500 मेगावाट, 500 मेगावाट, अलग अलग प्लांट की कैपेसिटी है। ठीक है, अब क्या होगा अब ये सिटी की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट करेगी। भाई फ्लक्चुएशन होता है सिटी की डिमांड में, तो ये फिक्स नहीं है। तो ये फ्लक्चुएट कैसे करी, ये फ्लक्चुएट करी कि यहाँ पे लेट अस सपोज इसे 400 ये लगा के हम क्या करते हैं 200 से लगा के 300 मेगावाट की इसकी डिमांड है ना। इसकी जो डिमांड है वो है तकरीबन 300 से लगा के 600 मेगावाट की डिमांड है ना। फ्लक्चुएट हो रहा है। अब क्या होगा, अब इन जनरेटिंग प्लांट को क्या करना है, इन जनरेटिंग प्लांट को इन सिटीज तक कवर करना है ना। अब मान लेते हैं इनकी जो डिस्टेंस है, दूसरी डिस्टेंस, जैसे कि इस पावर प्लांट की जो डिस्टेंस है इससे ये भी अलग होगी कुछ, है ना। ये थोड़ी देर के लिए 90 किलोमीटर मान लेते हैं, ये 80 है तो ये 90 हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है वो हम ये बोल सकते हैं कि 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि 2 सिटीज है और 3 यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है इस सिटी के आसपास, और वो कुछ कुछ किलोमीटर स्पेस पे है। तो ये आपस में, अब देखो क्या हुआ, अब यह जनरेटिंग प्लांट पे एक एक कर्मचारी इनका बॉस बैठा हुआ है ना, चीफ इंजीनियर जो कि प्लांट का मालिक होता है, बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि इस जनरेटर को 500 मेगावाट तो इसका जनरेशन तुरंत चल रहा है। अब ये क्या करेगा भाई, कुछ यहां डिमांड पता चले 200 है तो 200 इसको दे देगा, बचा हुआ इधर चले जाएगा, या बचा हुआ और कहीं कनेक्शन होगा तो वहां चले जाएगा। तो एक बॉडी होती है इनको मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन से जनरेटिंग प्लांट किसको कितना लोड देगा। अपने मर्जी से तो नहीं दे सकता ना, ये इतना दे दो, ये इतना दे दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई इनको जब भी लोड दें, इन सिटीज की जो डिमांड को फुलफिल करे तो वो इकोनॉमिकल तरीके से करे, है ना, इकोनॉमिकल तरीके से करे। हमको पता चला कि भाई इस सिटी के पास अभी डिमांड आई है 300 मेगावाट की, तो हमें पता चला कि अगर यहाँ पे 300 की आई है, 300 की डिमांड रेज हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक तरीका तो ये कि इस जनरेटर को बोल दे कि 300 यहां पूर्ति कर दो, बट वो अनफिजिबल हो जाए क्योंकि ये तो 120 किलोमीटर दूर बैठा है, ट्रांसमिशन लॉसेस हो जाएंगे बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर प्लांट को बोलेंगे कि 100 तो यहां से अपनी फुल कैपेसिटी से दे दो, बचा हुआ पावर यहां से ले लो, बचा हुआ पावर यहां से ले लो। इन दो को हम लोग सजेस्ट करेंगे। अब पता चलिए अपने मर्जी से ये वाला देने लग गया तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
सपोज करो इसकी डिमांड हुई कि यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे 450 की डिमांड हुई, 450 मेगावाट। तो हमने बोल दिया 100 तुम दे दो, 300 तुम दे दो, और बचा हुआ कितना है 50 इससे लेंगे। मतलब जो हमें सबसे ज्यादा, हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पावर उस पावर प्लांट से लेंगे जो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा, लेंगे भी और इनको बोलेंगे भी कि आपको इंडिविजुअल कहां पे किसको देना है। अब इसको मॉनिटरिंग करेगा, ये बोलेगा कौन, ये बोलता है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच सेंटर। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है, ये मॉनिटरिंग करता रहता है कि कहां पे कितनी डिमांड आने वाली है, अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करके एक चार्ट बना लेगा कि भाई ठीक है इस शहर में बहुत सारे एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, लाइक कम्युनिटी, सपोज करो यहाँ हिंदू ज्यादा है, तो पता चले कि हिंदू फेस्टिवल आ रहा है तो वहां पे हो सकता है कि उस फेस्टिवल पे बहुत ज्यादा कंजप्शन हो। यहाँ पे मुस्लिम फेस्टिवल हो सकता है तो यहाँ मुस्लिम ईद आ रही है थोड़ी देर के लिए, क्रिसमस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वहां पे हो सकता है उस फेस्टिवल में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होगा, या हो सकता है कोई क्रिकेट मैच होगा या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, तो उसका हमेशा ये क्या करेगा, रियल टाइम में एक फोरकास्ट करता रहेगा। लोड फोरकास्टिंग वाली कम्युनिटी फोरकास्ट करती रहेगी और इसको चार्ट सबमिट करेगी कहां पे कितना है। तो ये क्या करेगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जनरेटर्स को बोलेगा, अलॉट करेगा कि भाई तुम्हें अगले दिन भाई इतना यहां पे देना है, अगले 1 महीने तक इस शहर में इतना जाना चाहिए, तुम्हारे प्लांट से इतना जाना चाहिए, तुम्हारे प्लांट से इतना जाना चाहिए। क्योंकि अचानक से डिमांड आएगी तो ये उसके लिए तैयार थोड़ी है, इनको तो ऊपर से बताएगा कोई R&D करके कि आपको यहां ये सब चीजें करना है। जैसा आजकल इलेक्शन में क्या होता है, मोदी जी को एक पूरी की पूरी टीम बैठी हुई ना, सर्वे वाली पूरी टीम बैठी हुई कि मोदी जी आपकी यहां सभा हमें कितनी करानी, 50 सभाएं यहां करानी, 65 सभाएं वहां करवानी है। तो उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोदी जी की सभाएं होती है ना, किसी भी नेता की, किसी भी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि बहुत कम ऑपरेशनल कॉस्ट में हम लोग क्या कर सकते, अपने डिमांड को हम मीट कर सके। तो यही चीज है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के, अलोकेशन ऑफ लोड्स टू इंडिविजुअल जनरेटिंग यूनिट्स इन अ पावर सिस्टम इन सच अ वे दैट द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड व्हाइल सेटिस्फाइंग ऑल ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, है ना, कि भाई सारे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट भी हम सेटिस्फाई कर पाए। ऐसा नहीं कि कम दूरी से दे रहे हैं, है ना, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भाई चलो आपने तो 100 यहां से दे दिया बट इसके पास गारंटी नहीं है, ये बोल देगा कि 100 तो ठीक है, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे पास मेंटेनेंस वगैरह पे चले जाता है, प्लांट की हालत थोड़ी टेक्निकली फिट नहीं है, टेक्निकली क्या है, ये फिट नहीं है, इस वजह से फिर क्या करेंगे, अगर टेक्निकली फिट नहीं है तो इसको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच सेंटर पे जो बैठा व्यक्ति वो बोलेगा एक काम करो यार, तुम 100 की जिम्मेदारी मत लो पूरी, तुम्हारी 100 की कैपेसिटी मानते हैं हम, बट तुम टेक्निकली फिट नहीं हो, 100% फिट नहीं हो, तो एक काम करो, तुम इस सिटी की जितनी भी डिमांड है उसका 60 मेगावाट ही सप्लाई करो, है ना। तो ये सब चीजें भी देखी जाएगी कि भाई ऑपरेशनल जो कंस्ट्रेंट है उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इसकी ये नया है, बिल्कुल ये सारा अपने फुल कैपेसिटी से चल सकता है। तो लाइकवाइज जैसे हमारा कोई क्रिकेट में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐसी पोजीशनिंग पे फील्ड लगाते हैं ताकि उसको कम से कम भागना पड़े, है ना, और कम से कम उसको एफर्ट लगाना पड़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सपोज करो अभी वेटिंग बाकी किसी टीम की, फील्डिंग चल रही है, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट पे भेज देंगे कि अभी बैटिंग में काम करना है हमें इसका, है ना, उसकी यूटिलिटी बैटिंग में है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के हमारा पावर मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, और इंडिविजुअल जनरेटर को पावर एलोकेट कर रहे हैं कितना कितना आपको देना है। ठीक है, चलिए, तो ये एक डेफिनेशन है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, बहुत डेप्थ, देखिए इसका एनालिसिस होता है गेट में, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसकी इक्वेशंस और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सब पढ़ते हैं कि कौन सा जनरेटर कितना लोड मीट करेगा, बट जेई लेवल पे ये सब आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको सिंपल कभी एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो आपको लिखना रहेगा या टिक करना रहेगा। तो एट दिस नोट पावर सिस्टम की यूनिट हमारी फिनिश होती है, और आपको इस यूनिट के साथ में ही इस पूरे यूनिट्स के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, अटैच कर दी जाएंगे। ठीक है, उसको एंजॉय करिएगा। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको बहुत बेहतर ढंग से बिना आंसर देखे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना, और आप जितने के भी एग्जाम में बैठोगे, जितने भी एग्जाम में जेई लेवल के बैठोगे, तो आपको एक कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है और बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।